गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। ये पॉलिटी का लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने बेसिक फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज देखा था, फिर लेजिस्लेचर के बारे में देखा था, फिर कुछ एग्जीक्यूटिव के बारे में देखा था जैसे गवर्नर है, प्रेसिडेंट है। फिर उसके बाद हम जुडिशरी में आए थे। फिर जुडिशरी में हमने देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूरा हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा था कलीजियम सिस्टम क्या है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की हम बात किए थे। तो वो सारी चीजें हम सिस्टमैटिक तरीके से कवर किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इलेक्शन में। ठीक है, इलेक्शन में आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो करंट अफेयर्स जो आप पॉलिटी में सुनते हो ना, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक है। अब जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, तो ये एक स्टैटिक पार्ट है जहां पे आपका फंडिंग ऑफ द इलेक्शन की बात होती है, लेकिन इस पे जजमेंट आया है आपका एडीआर वर्सेस यूआई के केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। ठीक है, वैसे ही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इट वाज इन न्यूज क्योंकि उसमें से सीजेआई को हटा दिया गया, जो कमिटी बैठती है सिलेक्शन के लिए, उसमें आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, लेकिन उन्होंने हटा दिया है। तो ये क्या है कि ये स्टैटिक पार्ट है, बट बिकॉज इट इज इन न्यूज तो वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो आज है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। तो आपको पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है, आपका 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था, जिसने यूनानिमसली वर्डिक्ट दिया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या था। ठीक है, एडीआर का एक आप फिगर्स देख लीजिए, क्योंकि एडीआर है यही पिटीशन फाइल की थी, रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, वो काफी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और किसी एक पार्टी के फेवर में बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। तो एडीआर के हिसाब से 96% ऑफ द पार्टी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वेंट टू द रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो ये चीज है। तो पहले क्या होता था बैंक जो है डेजिग्नेटेड बैंक, जनरली ये एसबीआई होता है। तो क्या होता है, सपोजिटली मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, और या फिर कॉर्पोरेट हाउसेस हूँ तो क्या होता था, इंडिविजुअल 1,000 रुपया दे सकता था एंड कॉर्पोरेट 1 करोड़ तक जो है वो पैसा बैंक को देंगे। ठीक है, फिर बैंक से उन्हें बॉन्ड मिलेगा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा, और फिर ये बॉन्ड ना इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट जाके इस पार्टी को दे देंगे कि सपोजिटली मैं XYZ पार्टी को देना चाहती हूँ या एबीसी पार्टी को देना चाहती हूँ। और ये पार्टी जो है विद इन 15 डेज इसको एनकैश करा लेगी इसी बैंक से। ठीक है, तो आप समझे क्या हुआ कि ये कैश दिया, ये बॉन्ड दिया, किसको दिया, ये पार्टीज को दिया जैसे कि दे रहा है, एंड फिर ये बॉन्ड जाके ये इलेक्शन वाले पार्टी को, मतलब जो पार्टी है, एबीसी पार्टी या XYZ पार्टी को दिया। ये पार्टी को 15 दिन के अंदर इसे एनकैश करा लेना होगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे जब भी क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम आप जरूर बनाना, एंड आपको उसकी मैकेनिज्म भी आपको समझानी पड़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये जो स्कीम लाई थी वो बोली थी कि भाई ये तो काफी ट्रांसपेरेंट फंडिंग है। ठीक है, प्रिवेंट ब्लैक मनी थ्रू, क्योंकि ब्लैक मनी प्रिवेंट करेगा क्योंकि ये बैंक के थ्रू हो रहा है। लिमिट द यूज ऑफ पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी हम ब्लैक मनी की बात करते हैं, क्योंकि ये जो 15 दिन के अंदर एनकैश कराना होगा, ऐसा नहीं कि बहुत दिन तक वो रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी तो आपको पता है कि एनोनिमिटी जो थी, पार्टी डोनर, ये सब था, डिफीटिंग द ट्रांसपेरेंसी है, ब्लैक मनी जो है आपका एलिमिनेशन है। तो ये सारी चीजें तो ये है, तो ये पुराना है कंट्रोवर्सी का। अभी नया जो जजमेंट है वो चीज देखते हैं कि जजमेंट में क्या कहा गया है। जजमेंट में ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और हेल्ड किया कि इट वायलेट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, फिर उसके बाद है वायलेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपका पता है, वो के पुट्टस्वामी केस में इवॉल्व हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बोलता है, लीस्ट लुक्रेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोपोर्शनल होना चाहिए, रैशनल बेसिस होना चाहिए, एंड फिर उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी की मतलब जो आप एक्शन ले रहे हो ना उसका इक्विवेलेंट आउटपुट निकल रहा है। बट आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो रूलिंग पार्टी के फेवर में कहीं ना कहीं जा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद है राइट टू डोनर प्राइवेसी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द कॉर्पोरेट पॉलिसी। ठीक है, जो राइट टू डोनर है, प्राइवेसी है, डज नॉट एक्सटेंड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कॉर्पोरेट पॉलिसी। देखिए क्या हो रहा था ना कि जो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, ये राइट टू प्राइवेसी तो एक इंडिविजुअल के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन एक बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है उसके लिए कैसे अप्लाई हो सकता है ये राइट टू प्राइवेसी। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, अगर वो डोनेशन दे रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। समझ रहे, रिलायंस है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, रिलायंस है या अदानी है, अगर वो बड़े बड़े पैसे दे रहे हैं, पार्टी को फंड दे रहे हैं थ्रू दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं पॉलिसीज या जो भी वो एक्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो राइट टू प्राइवेसी उन पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। ठीक है,
अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशन, एक सेकेंड, अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशन था। पहले क्या था ना कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है ना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में, बट क्या किया उन्होंने, कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करके सेक्शन 182 क्या कर दिया कि जो लॉस मेकिंग भी है ना उन्हें भी अलाउ कर दिया ये पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी डिस्टर्बिंग फैक्ट था। फिर अमेंडमेंट टू सेक्शन 29C ऑफ आरपीए एक्ट जो था ना पहले कि मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, उसे अमेंड कर दिया गया। वो कहा जाता कि अगर 20,000 से ऊपर जो फंडिंग होगी ना उसे रिपोर्ट करना होगा, बट एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आ गया तो ये वाला स्कीम तो अमेंड हो गया एंड ये हट गया। तो इन अ वे देखा जाए कि पहले ये जो 20,000 से ऊपर जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसे आपको रिपोर्ट करना था। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आ गया तो आप कुछ भी करो, आपकी एनोनिमिटी बरकरार रहेगी। एंड ट्रांसपेरेंसी की जो बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं डायकोटमी वो फॉर्म कर रही थी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा बट एट द सेम पॉइंट वो एनोनिमस भी था, ठीक है। तो इसीलिए तो कुछ कुछ कंसर्न्स थे जैसे कि कॉन्ट्राडिक्ट द बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो मैंने बोला कि वो डायकोटमी थी, एनोमिटी की भी बात करते थे वो, ट्रांसपेरेंसी की भी बात करते थे, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होती थी। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटॉर्शन हो सकता था कि मतलब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को 182 सेक्शन को अमेंड कर दिया, वो बोले कि तुम दो तब तुम्हारा पॉलिसी तुम्हारे फेवर में चेंज कर देंगे, ठीक है। ब्लो टू डेमोक्रेसी, अब क्या है कि फ्यू कॉर्पोरेट हाउसेस कंट्रोल कर लेंगे पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो आपके जैसे हमारे जैसे नॉर्मल आदमी का क्या से रहेगा डेमोक्रेसी में। हम तो इलेक्शन करके एबीसी पार्टी को रूलिंग में ला दिए, लेकिन क्योंकि उनको फंडिंग मिल रही है कुछ XYZ कंपनी से, तो वो उनकी पॉलिसी मेकिंग में झलकेगा एंड हमारी वॉइस को दबा दिया जाएगा। इसीलिए ब्लो टू डेमोक्रेसी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का आपको पता है कि वो अंडर आर्टिकल 19(1)(a) की। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी ये होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्यों होता है, आप एडीआर का रिपोर्ट यहाँ कोट कर सकते हो कि 96% जो फंड है वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के पास है। रूलिंग पार्टी कोई भी हो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो था ना बहुत ही ड्रकोनियन था, क्योंकि वो जो भी रूलिंग पार्टी रहेगी जिसके पास भी पावर रहेगा वो उसके फेवर में जाएगा, ठीक है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं पॉलिसी को वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सारे कंसर्न्स हो गए। तो आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्या होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्या क्या है, ये डायग्राम जाएगा, आपको पता होना चाहिए। 5 मेंबर बेंच का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था, ठीक है। एंड यूनानिमस वर्डिक्ट था, मतलब कोई भी डिसेंटिंग जज नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर केस का नाम बोला जाए तो ये एडीआर वर्सेस यूआई, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स था, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक आपका है आपका एडीआर का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेस ये वाला था। तो ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में आप लिख पाओगे। चलिए ठीक है, हमारा दूसरा अब इलेक्टोरल फंडिंग है। अब कहीं ना कहीं आपको वे फॉरवर्ड तो देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आपको इलेक्शन को फंड करना होता है। तो रेगुलेशन ऑफ डोनेशन होना चाहिए, लिमिट्स लगा देना चाहिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है वो होना चाहिए। फिर लिमिट द एक्सपेंडिचर, जैसे यूके मॉडल में यूरो 30,000 है वैसे यहाँ पे भी कर देना चाहिए। प्रोवाइडेड पब्लिक फंडिंग टू द पार्टीज, जर्मनी में क्या है ना, बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड पास्ट इलेक्शन ना कि मतलब पब्लिक फंडिंग मिलेगी। सपोजिटली आपका इतना नंबर ऑफ वोट शेयर्स था तो आपको इतनी फंडिंग मिलेगी, तो वो लिमिट भी आप लगा सकते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको इतने से ज्यादा मिल रहा है तो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेगा पार्टी की विच पार्टी से आपने लिया है। एक चिलियन मॉडल है, चिली एक जगह है, तो चिलियन सिस्टम है, वहां पे क्या किया ना, एक बॉडी ही बना दिया है जो कि फंड करेगा। तो इसमें क्या है कि जितने भी डोनर है वो सारे पैसा तो देंगे एंड प्लस ये वाला पैसा ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को जाएगा जिसके नाम पे ये गया है। तो इन अ वे इनका एनोनिमिटी भी मेंटेन्ड है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटॉर्ट नहीं कर पाएंगे इनसे, जब इन्हें इन्हें ही मालूम रहेगा ना कि मतलब किससे किससे मिला हुआ है, एनोनिमस रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अगर बॉन्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जाओ, अगर मैं ए इंडिविजुअल हुआ, मैं जाके बॉन्ड उस पॉलिटिकल को पार्टी देती हूँ तो मेरा तो उसके पास पहुंच गया है ना कि मैं ही कंट्रीब्यूट की हूँ बॉन्ड, क्योंकि उन्हें मुझे ही देने जाना होगा। तो वो एक तरह से वो क्या था कि पॉलिटिकल पार्टी जान रही थी कि कौन मेरे को डोनेशन दे रहा है। यहाँ पे क्या है कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जान पाएगी कि कौन किसको डोनेशन दे रहा है, इसीलिए चांसेस ऑफ एक्सटॉर्शन या क्रॉनिक कैपिटलिज्म होना थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नेशनल इलेक्शन फंड है, स्टेट फंडिंग, जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, हम जब आगे पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, ठीक है। तो ऐसे कमिटीज जो बोलेंगे कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए। तो ये एक हिस्टोरिक जजमेंट की कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन दोनों होना चाहिए। तो आपका हिस्टोरिक एक जजमेंट है जहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड अपहोल्ड द डेमोक्रेसी एज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में है। अब ये एक जनरल है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आपको पता है कि जब से 1980
या 1970 से या 1980 से जब आपका मल्टी पार्टी सिस्टम आने लगा, तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल का दबदबा जो है हमारे पॉलिटिक्स में आने लगा विथ मोर मनी एंड मोर पावर। जो क्रिमिनल्स हैं वो हमारे पॉलिटिक्स में घुसते गए। अगर आप ये एडीआर का ये ग्राफ आप जरूर बनाना, डेटा एडीआर, 43% of the MPs are criminal record, about 29% are having serious cases of rape, murder। ठीक है, ये है। अगर देखा जाए तो 109% बढ़ा। अगर 2009 में देखे तो ये सिर्फ 30% था, 2014 में देखे तो ये 34% था, 2019 में देखे 43% था, अगर 24 में देखे तो 46% है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि criminalization of politics, मतलब people who are having criminal backgrounds are coming into our politics, law breakers are becoming law makers in our country। इससे पहले मैं आपको नीचे एक डेटा ले जाना चाहूंगी जो इस बार के इलेक्शन में हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है डेटा शीट्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन जो हुआ है ना अभी 2024 में। वोटर टर्नआउट आपको पता है 66.12% है, 2019 में ज्यादा था थोड़ा। आसाम डिब्रूगढ़ में सबसे ज्यादा है, श्रीनगर में 38% है। श्रीनगर में 38% होना इट्स अचीवमेंट इन इटसेल्फ। ठीक है, अगर विनेबिलिटी ऑफ मसल्स क्रिमिनल विद क्रिमिनल बैकडाउन, तो 106 आउट ऑफ 251 विनर्स डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस एंड 112 विनर विद क्रिमिनल बैकग्राउंड डिफीटेड ओपोनेंट विद द क्लीन रिकॉर्ड। मतलब हम भी जो है कहीं ना कहीं कास्ट बेसिस पे एंड वो जो होता है ना क्या बोलते हैं, बाहुबलियों को ही वोट देना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो क्लीन छवि वाला आदमी है वो हमारा काम नहीं निकाल सकता। एंड हम कहीं ना कहीं वी एंड अप इन गिविंग आर वोट्स टू द क्रिमिनल जो जो चार्ज किए हुए हैं। ठीक है, चार्ज्ड हैं, कॉन्विक्टेड नहीं बोलेंगे, चार्ज्ड है कुछ कुछ आपका ये का। तो देखिए 112 ऐसे विनर्स है जो क्लीन कैंडिडेट के अगेंस्ट में जीते हैं। ठीक है, विनेबिलिटी ऑफ मनी, 52% ऑफ करोड़पति विनर वोन मोर देन 50% ऑफ द वोट शेयर्स। मतलब आप समझ रहे, जिनके पास पैसा है तो आप पैसा दोगे तो पब्लिक में आप बांटोगे, बांटोगे तो आप वोट खरीदोगे। तो विनेबिलिटी इन अ केस, ये डेटा क्या दिखा रहा है कि विनेबिलिटी ऑफ मसल्स एंड मनी आर मोर। 112 कैंडिडेट क्लीन कैंडिडेट के अगेंस्ट में जीत गए एंड 52% ऑफ करोड़पति विनर्स हो गए जो 50% ऑफ द वोट शेयर्स है। तो कहीं ना कहीं आप ये लोग, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। ठीक है, ये जो डेटा है ये इलेक्शन कमीशन का, तो आप इसे कोट कर सकते हो कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। और उसका रीजन ये है कि अगर रिसेंट लोकसभा के इलेक्शन में देखें तो इलेक्शन कमीशन में दिखाया है कि जो मनी का है वो 52% वोट शेयर्स करोड़पति का है। 112 जो जीते हैं आपका मतलब लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं एक क्लीन कैंडिडेट को हराए हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफाई करता है कि विनिबिलिटी उनकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। आप ये बता सकते हो तो कॉजेस क्या क्या है। देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वोटर परसीव एज एन एसेट सेक्शनल इंटरेस्ट एंड विनेबिलिटी। वही मैं बोलूँ ना कि जब एक क्लीन कैंडिडेट आता है तो हमें नहीं लगता है कि अरे ये तो बहुत ही ईमानदार है, मेरा काम नहीं करवा पाएगा। कोई बाहुबली ही चाहिए जो कि एकदम दबंग टाइप का होगा, जो हमारा काम करेगा, उससे भी ज्यादा हमारे कास्ट का है तो हमें फेवर करेगा। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। करप्शन आपको पता है, बोहरा कमिटी रिपोर्ट ने कहा है कि नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेसी। बाबू साहब है, ये वाला जो है ना ट्रायंगल फॉर्म होता है आपका। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, बाबू साहब नेता, जो ये तीनों का जो वोहरा कमेटी का रिपोर्ट है, ये नेक्सस चल रहा है करप्शन का। ठीक है, लूप होल्स इन द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि स्टैट्यूटरी बैकिंग है नहीं, ये सिर्फ एक वॉलेंटरी बेसिस पे है, ओपनली फ्लाउंट किया जाता है, स्ट्रिंजेंट रिप्रिकॉशन नहीं है। इवन एक्सपेंडिचर में भी पता है बहुत सारे लोग खिला पिला के, अगर लिमिट्स है आई थिंक 80 लाख का है लोकसभा में या 78 है इन एंड अराउंड, तो वो भी फ्लॉन्ट किया जा सकता है। डिनायल ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, ओनली 6% क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपी एंड एमएलए एंड्स अप इन कॉन्विक्शन। क्या होता है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। तो आपको पता है कि इंडिया एक ऐसा सिस्टम है, जुडिशियरी भी आपके पॉकेट में रहेगा एंड लॉ भी आपके पॉकेट में रहेगा अगर आपके पास पैसा है तो डिनायल ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ यही है कि जो जो नेता है, एमपी एमएलए हैं, जिन पे केसेस चल रहे हैं, चार्जेस है, कन्विक्शन रेट ओनली 6% है। विनेबिलिटी अगर बात करें तो वही एडीआर का बात कर ले या इलेक्शन कमीशन का डेटा आप कोट कर सकते हो कि जिनके पास मोर मनी एंड मसल्स हैं, दे हैव हाइयर चांस ऑफ विनेबिलिटी एज कंपेयर टू क्लीन कैंडिडेट। इम्पैक्ट क्या क्या होता है आपका, इम्पैक्ट आपको पता है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अफेक्टिंग द गुड गवर्नेंस बिकॉज लॉ ब्रेकर्स आर बिकमिंग लॉ मेकर्स, कॉजेज सोशल डिसहार्मनी। कहीं ना कहीं जब क्रिमिनल्स को लॉ मेकर्स बना देंगे तो वो कहीं ना कहीं लॉ जो है अपने फेवर में ही लाने की कोशिश करेंगे। टेंटेड डेमोक्रेसी, हमारा डेमोक्रेसी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। सेल्फ परपेचुएटिंग है, आप देखो ना जब से क्रिमिनल घुसे हैं उनका ग्राफ जो है ऊपर ही जाते जा रहा है, वो नीचे तो आ नहीं रहे हैं। और उन्हीं पे अब देखिए
कहा जाता है कि भाई पहले क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो बहुत ही सच्चे ईमानदार नेता लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल किया था, इंडिपेंडेंस जीता था, तो उनमें वो भावना थी कि हमें सोसाइटी को कुछ वापस करना है, हमें भारत को एक महान देश बनाना है। लेकिन जब से ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्लोली होने लगा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ही पॉकेट में भरने की कोशिश करे और वही चीज परपेचुएट भी करते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिहार के सिनेरियो में आप देखोगे क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो खुद खाने पकाने का बना हुआ है। नो बडी इज थिंकिंग गिविंग अ डैम अबाउट बिहार कि उसे डेवलप करना है, ठीक है। एज अ पब्लिक सर्वेंट आई कैन से कि यहाँ पे ना बहुत कम लोग आते हैं जो पब्लिक सर्विस के पर्पज से आते हैं, सबका यही रहता है कि मेरा पॉकेट कैसे भर जाए, ठीक है। तो जब भी आप बनो, क्योंकि आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक चीज जरूर ध्यान में रखना, बिकॉज यू कैन बिकम एन एजेंट ऑफ चेंज। क्योंकि लोग कहते हैं यार यही समाज में रहना, हम अकेले क्या कर सकते हैं। मेरे को मालूम है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बट यू कैन बी द चेंज। आप डिनाई कर सकते हो आपको, आप इतना मतलब एजुकेटेड हो, आपने एजुकेशन ली है, तो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज तो करो यार। मतलब आप सर्विस जो है, आप सोसाइटी को कुछ तो रिटर्न बैक करो। ऐसा नहीं हो कि आपके बच्चे ना, आप तो अभी कम है, थोड़ा बहुत ईमानदारी का अभी सिस्टम है, आपके बच्चे आते आते तक ना आपका बच्चा ही स्ट्रगल करने लगे। सो डोंट बी लाइक शॉर्ट साइटेड, आप थोड़ा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है। तो ही बिहार डेवलप हो जाएगा। मतलब दिस इज अ डायर सिचुएशन इन बिहार, ठीक है, कि लोग सोचते नहीं है कि बिहार के लिए क्या करना है, सिर्फ अपना अपना सब देखते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, एंड आप अगर फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो प्लीज थोड़ा सा ईमानदारी अपने काम में जरूर रखना, ठीक है। चलिए, स्टेप्स टेकन, देखिए स्टेप्स जो टेकन है, कुछ इलेक्शन कमीशन ने लिया है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने लिया। लिली थॉमस केस आपको पता है, चारा घोटाला केस में जो आपका लालू यादव के केस में था, वो था। नोटा आया नन ऑफ द अबव, पीयूसीएल, ये 2013 में आया था जजमेंट में कि नन ऑफ द अबव। भाई सब अगर कैंडिडेट क्रिमिनल है, तो मेरे पास कोई तो ऑप्शन होना चाहिए कि जिसको मैं ना दूं। आपको पता है शायद इंदौर में इस बार हुआ कि नोटा को सबसे हाईएस्ट वोट्स मिले हैं। तो सच इज द केस ऑफ नोटा, मतलब स्ट्रेंथ नोटा का है। लेकिन एक डिसएडवांटेज नोटा का ये है कि जब फिर से वो इलेक्शन खड़ा हो सकता है, मतलब फिर से अगर इलेक्शन होगा, नोटा जीतता है, तो सेकंड कैंडिडेट ही जीतता है, मतलब उसका कुछ वैसा वैल्यू है नहीं। लोक प्रहारी वर्सेस यूआई, डिस्क्लोजर ऑफ द सोर्स ऑफ द इनकम, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस केस में कि जो भी आपका डिस्क्लोजर है, एसेट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, या जो भी एसेट है, आपको सुओ मोटो डिक्लेयर करना होगा। तो आप जाके उस पार्टी के साइट पे कैंडिडेट का आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया है। इलेक्शन कमीशन ने किया है कि भाई जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिजेक्ट द नॉमिनेशन ऑफ द कॉन्विक्टेड। अगर कोई कॉन्विक्टेड है, उसका रिटर्निंग ऑफिसर ये कर सकता है। सिस्टम ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड है, आपको पता है फ्लाइंग स्क्वाड इधर उधर चलते रहता है, एंड वो एक्सपेंडिचर जो है खर्च करता है, वो इतना कैश कैरी कर सकते हैं, उन्हें वो पकड़ते हैं। एफिडेविट ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। वोटर अवेयरनेस कैंपेन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सीवेप है, सीवेप यही आपका कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन है। अब लिमिटेशन क्या है, देखिए लिमिटेशन क्या है, नीड अ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लायंसेस। ये जो कंप्लायंसेस हैं जो हम बात करते हैं, प्री सेशन पीरियड एंड सेंसा पीरियड जो थे, उन्हें कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इलेक्शन जो है। शायद बीपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। नो पावर टू डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट्स प्रायर टू द कॉन्विक्शन, ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास डी रजिस्टर भी करने का पावर नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का। आगे जब हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके डिसएडवांटेजेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में आ जाएगा। उसका इंडिपेंडेंस भी है नहीं इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, आप दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत कमेटी जो है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं। प्रपोज अमेंडमेंट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। एनहांस द सेंटेंस ऑफ फॉल एफिडेविट मिनिमम 2 ईयर, सेक्शन 125 है। फॉल्स एफिडेविट देने का ना कोई चांस ही नहीं है, केस ही नहीं है, ठीक है। बारिंग पर्सन चार्ज विद कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, एक्सपीडाइटिंग द ट्रायल विद द रेलेवेंट कोर्ट वेयर द केसेस अगेंस्ट द सिटिंग मेंबर एमपी के बारे में उसको एक्सपेडाइट, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को हैम्पर कर रहा है यार, तो उसको एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। गिविंग पावर टू डी रजिस्टर पार्टी एंड इवन जो कॉन्विक्स है, ठीक है, नो पावर टू डिस्क्वालीफाई प्रायर कन्विक्शन। तो कहीं ना कहीं अगर उसका देख रहा है कैसा केस चल रहा है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई करने का ऑप्शन दे देना चाहिए, ठीक है। फिर आपका सेकंड एआरसी, फिर ये वनकैया चल्ला कमेटी के बारे में जो है, वो बोलता है कि डिबार फ्रॉम, मतलब कंटेस्टिंग ओनली, जो हीनियस क्राइम से कन्विक्ट हो गए ना, जैसे 6 साल का बैन लगाता है, अगर अगर कोई कॉन्विक्ट हो गया है, तो उन्हें लाइफ टाइम ये कर दिया जाए, मतलब बैन कर दिया जाए इलेक्शन से, ठीक है। एंड दिस वुड बी द मेजर स्टेप, ठीक है। लेकिन ये ऐसा लॉ आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है लॉ मेकर्स, लॉ ब्रेकर्स आर ओनली लॉ मेकर्स, ठीक है।
तो ये वे फॉरवर्ड हो सकता है। अब डिलिमिटेशन कमीशन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन दो तीन चीजें है, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म होने की बात हो रही है, क्योंकि 2026 तक हमारा एक्सटेंड किया गया था आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा रीएडजस्टमेंट ही हुआ था 84th एंड 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, की मतलब सीट्स तो फ्रीज कर दिए गए थे, लेकिन इंटरनल बाउंड्रीज ही रीविड्रॉ कर रहे थे। और अभी आपको पता है साउथ के स्टेट बहुत ही अप्रीहेंसिव है ये डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन अगर आप देखो तो बिहार यूपी का काफी बढ़ गया है, एंड उन्होंने काफी पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, तो वो कहीं उनके लिए पिनलाइजिंग ना हो जाए यही सोचकर। और एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। आपको पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जब भी कोई फैसला देती थी तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता था, बट इन द केस ऑफ किशोर चंद्र छगन लाल राठौर वर्सेस यूआई जो है, इट इज नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर कोई फैसला या डिलिमिटेशन करता है डिलिमिटेशन कमिटी, ठीक है, तो अब उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। दिस इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट, ये आप अपने आंसर्स में जरूर लिखना कि किशोर चंद्र छगन लाल राठौर वर्सेस यूआईए में कि डिलिमिटेशन कमीशन इज नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब उसको अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला दिया गया है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में क्या कहा गया है। आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 ऑफ द स्टेट दैट कि हर सेंसस के बाद सीट्स ऑफ लोकसभा इन सच अ मैनर एज पार्लियामेंट या स्टेट में लॉ डिटरमाइंड, तो वो लॉ फॉर्म करेगा, ऐसा नहीं कि वो फॉर्म करेंगे, तो लॉ फॉर्म करेगा, एंड लॉ के तहत डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हुआ है। ठीक है, इट इज अ हाई पावर्ड बॉडी विच हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एंड रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट्स एंड द असेंबली इन द लोकसभा। ठीक है, पार्लियामेंट एनेक्टेड डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट इन 1952, आपको पता है सेंसस 1951 में हुआ था, 62 या 63 में, 72 2002 में इंटरनल रीएडजस्टमेंट हुआ था। तो क्या हुआ था, फ्रोजन द एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा 545 ही कर दिया गया और उसे फ्रीज कर दिया गया। बाकी इस सब केस में क्या हुआ ना, इंटरनल विड्रॉवल मतलब ड्रॉवल ऑफ द लाइन्स ही हुआ, जो भी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट ही हुआ है, और हमारा अभी बेसिस है ना 2001 के बेसिस पे है, ना कि आपका 2011 के बेसिस पे। ठीक है, कॉम्पोजिशन अगर देखें तो चेयरपर्सन है फॉर्मर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या ही कैन नॉमिनेट एनीबडी। एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। एसोसिएट मेंबर 10 मेंबर हो सकते हैं, 5 लोकसभा से, 5 स्टेट लेजिस्लेटिव से। जुडिशियल बार विल बी कॉल फॉर द क्वेश्चनिंग बाय एनी कोर्ट। तो ये सारे चेयरपर्सन प्लस एक्स ऑफिशियो ऐसे मेंबर्स है, आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल, आपको पता है वन वोट इक्वल टू वन वन वैल्यू, मतलब उनका पर्पस यही है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे हम विड्रॉ करें कि सपोजली 10 मिलियन पे एक एमपी है, तो कहीं ना कहीं एक जो वैल्यू ऑफ वोट है इक्वल हो जा रहा है, तो समवॉट इक्वल रखने की कोशिश की है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बट इक्वल रखने की कोशिश की है। फेयर डिवीजन ऑफ जोग्राफिकल एरिया सो दैट नो पॉलिटिकल पार्टी हैज अनफेयर एडवांटेज। जैसे अभी डिलिमिटेशन कमीशन होगा, अभी भी आपको पता है कि जो नॉर्थ में अगर देखा जाए यूपी, राजस्थान, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश अगर जीत लेगा तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा, तो साउथ का तो यहाँ रोल ही नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा एप्रीहेंशन क्रिएट करता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एससी एसटी का ये सीट ना डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन द डिलिमिटेशन। ठीक है, क्रिटिसिज्म आपको पता है कि क्या क्या चैलेंजेस है, सीरियस हार्म्स द स्टेट विच इज बेटर इंप्लीमेंटिंग द फैमिली। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में, उस समय भी यही केस था कि जो नदर्न स्टेट थे ना वो हेवीली पॉपुलेटेड थे, एंड जो सदर्न स्टेट से स्पार्सली पॉपुलेटेड थे, तो गवर्नमेंट सोची कि चलो थोड़ा और टाइम दे देते हैं नदर्न इंडिया को कि वो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे, तब तक ना इक्वली हो जाएगा, लेकिन आज तक वो हो नहीं पाया, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है, तो अगर चैलेंजेस देखें तो सदर्न स्टेट्स आर कंसर्न क्योंकि उनका टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो चुका है, अगर बिहार का बात करें तो अभी 3 है। ठीक है, फिर आउटडेटेड सीट एलोकेशन, वो कहते हैं कि जो भी सीट एलोकेशन है ना वो आउटडेटेड है। ठीक है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, पॉपुलेशन बायस हो सकता है, आपको पता है नॉर्थ में ज्यादा है साउथ में कम है। रीजनल डिस्पैरिटी है, वो भी आपको पता है कि सदर्न स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, एंड अदर स्टेट कम डेवलप्ड है, एंड पॉपुलेशन के वाइज भी। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी हो सकता है लाइक द्रविड़ा नाडू। ठीक है, क्योंकि अगर वो बात करते तो वो कहीं ना कहीं अलग होने की भी बात कर सकते, क्योंकि वो हमेशा तमिलनाडु जो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वो बोलते हैं कि भाई हम 18 रुपया दे रहे हैं, 1 रुपया पाते हैं, और आप 1 रुपया देते हैं, 7 रुपया पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पेनलाइजिंग हो जाता है जब जीएसटी आने के बाद की बात है। वुमेन रिजर्वेशन बिल भी अगर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं फॉर्म होता है तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी री विड्रॉ नहीं होगा। और वुमेन जो रिजर्वेशन बिल है, कास्ट सेंसस बोले, सेंसस भी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है,
तो जब तक सेंसस होगा फिर उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन होगा, क्योंकि प्रोविजन तो यही है कि आफ्टर एवरी सेंसस डीलिमिटेशन कमीशन शुड बी फॉर्म। तो सेंसस अभी नहीं हुआ। देखिए एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि सेंसस डिले होने का क्या है, अगर G20 कंट्रीज में देखें ना तो हम ही एक ऐसे कंट्री है जिन्होंने अभी तक सेंसस नहीं कराया है पोस्ट कोविड, ठीक है, तो ये कितनी बुरी बात है, ठीक है। तो सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन होगा, फिर उसके बाद सारी चीजें होगी। तो कहीं ना कहीं ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कहता है कि सेंसस के बाद होगा, इसकी भी एप्लीकेशन देरी होगी। सिग्निफिकेंस ऑफ डिलिमिटेशन क्या है आपको पता है, रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगा, इक्विटी होगा, सीट्स ऑफ SC एंड SC, फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म क्यों है, क्योंकि हर एक स्टेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब एक आदमी जो बिहार का है या एक आदमी जो तमिलनाडु का है, उसका वोट का वैल्यू एक है, ठीक है, फेडरलिज्म को मेंटेन कर रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर मैं बोली थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आई थी, वो इसी इंटेंशन से फ्रीज कर दी थी सीट्स, ताकि नॉर्थ इंडिया पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाए। वन वोट वन वैल्यू, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है। तो डिलिमिटेशन आएगा तो आपको आर्टिकल नंबर, जजमेंट, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, जजमेंट क्या क्या आया है, जजमेंट किस में आया है, जजमेंट आपका ये डिलिमिटेशन, सॉरी इसमें जजमेंट नहीं है, जजमेंट इसमें है वो आपका जुडिशियल रिव्यू वाला, आर्टिकल नंबर आप ये पोस्ट कर देना, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन भी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में है। डेटा ये हमने डिस्कस कर लिया। की फीचर्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, SC के लिए 79, ST के लिए 41, अगर बिहार की बात करें तो शायद ये 38 है और ये 2 है, आप एक बार देख लेना, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक ये 38 है SC का। कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डिलिमिटेशन है, एंड फर्स्ट पास द पोस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है आपको 50% से ज्यादा लाना है, आपको बस सबसे ज्यादा लाना है, दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट। आपका चैलेंजेस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, डिसप्रोपोर्शनैलिटी है। आप देख लो कि डिसप्रोपोर्शनैलिटी कैसे है। 2014 में बीजेपी वोन 50% सीट, ओनली 31% ऑफ द वोट। मतलब समझ रहे हो कि बस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना, इसीलिए ये चीजें हो रहा है। बिटवीन द परसेंटेज ऑफ सीट्स एंड बिटवीन द परसेंटेज ऑफ वोट, ये जो कंकरेंस है ना, ये नहीं है, ये डिसप्रोपोर्शनल है। वेस्टेड वोट्स है, लार्ज नंबर ऑफ वोट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्शन, कॉजेस वोटर थिंक डज नॉट मैटर, ठीक है, नोटा वगैरह का जो सिनेरियो है। माइनोटराइजेशन, माइनॉरिटी रूल, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट है। देखिए हो सकता है आप सिर्फ 30% या 20% वोट के साथ जीत जाओ, लेकिन जो 80% है जो उसके अगेंस्ट दिया है, इसका तो वैल्यू नहीं है। सपोजिटली 100 सीट है, ठीक है, और इसमें से कोई 30% ले आया, मतलब सपोजिटली 20% किसी ए पार्टी को मिला, और फिर C D E F G मिला के ना, वो FGH मल्टीपल पार्टीज रहते, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, उनका मिला के 80% है। चूंकि हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, मतलब ये इसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं एज कंपेयर टू अदर पार्टी, और अदर पार्टी का अगर कोलेट कर दे, मतलब एडिशन कर दे, तो 80% है, मतलब 80% तो नहीं चाहता था ना कि ये वोट में आए। चूंकि हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट प्रेफरेंस है, इसीलिए ये माइनॉरिटी रूल को थोड़ा अगेंस्ट जाता है। फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स पार्टीज, आपको पता है कि ये हो सकता है, मतलब रीजनल पार्टीज इंक्रीज करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम है, अभी जैसे कि बिहार में होने वाला है इलेक्शन, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे तो RJD है, फिर उसके बाद JDU है जो इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टी है। एक प्रशांत किशोर का भी एक पार्टी आ रहा है, जन स्वराज है आई थिंक, ठीक है। और एक जो सेंट्रल है बीजेपी का है। तो आपको पता है कि अब इतने सारे हैं पॉलिटिक्स, तो ये रीजनल पार्टीज हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ बिहार में ही इनका फुटप्रिंट ज्यादा है। तो जब ये होता है ना फर्स्ट पास द पोस्ट प्रेफरेंस, तो कहीं ना कहीं इनको ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड सिस्टम ला दो, क्योंकि फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम ला दो, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ला दो। एनहांस रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग लेटेस्ट सेंसस, सेंसस अभी हमारा नहीं हुआ है, डिलेड हुआ है, ठीक है, 2021 में ही होना था, अब ये 2000 हम लोग 25 में आ गया, 4 साल हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने एक जगह पे सारा सजेशंस लिख दिया है इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है। तो आप ये देख लेना कि लॉ कमीशन ने क्या कहा है, ठीक है। लॉ कमीशन ने नोटा कहा है, तो 2013 में नोटा आया, पावर टू डी रजिस्टर होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास, इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी होना चाहिए, इलेक्शन फाइनेंस ओनली पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड सिक्योर 1% ऑफ व्यू, मतलब इलेक्शन फाइनेंस उन्हीं को करना चाहिए जो कि 1% से ज्यादा है। सेकंड ARC क्या बोलते हैं, कलीजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी क्या है, PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, CGI को तो उन्होंने हटा दिया। फिर इसके बाद ये बनकैया चला कमिटी है, तो एनी पर्सन कमिटेड हीनियस क्राइम परमानेंटली डिबार होने चाहिए। इलेक्शन पिटीशन बाय स्पेशल कोर्ट हियर होने चाहिए, जो सिटिंग MP है, MLA है। हम लोगों ने ये किया था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लूजेस 3 टाइम्स, तो उनको भी डिबार कर देना चाहिए। तो ये कुछ कुछ सजेशन है, ये बाद में भी मैंने लिख दिया है, लेकिन फॉर अ सिंपलर वर्जन कि आपको याद रहे कि लॉ कमीशन ने ये कहा है, सेकंड ARC ने ये कहा है, एंड NCWRC बनकैया चल्ला कमेटी जो है, इन्होंने ये कहा है।
तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी। इस दिन हम लोग वोटर्स डे भी मनाते हैं, ठीक है। 1950 में फॉर्म हुआ था एज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इनिशियल स्टेज में आपको पता है कैसे हुआ है, 1950 से 89 तक सिंगल मेंबर बॉडी थी ये, सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, फोकस्ड ऑन इलेक्टोरल फ्रेमवर्क, इलेक्टोरल रोल एंड डिलिमिटेशन, क्योंकि नया नया कंट्री बना था तो उनका फोकस वही था कि इलेक्टोरल फ्रेमवर्क कैसा रहेगा। फिर 89 से 93 तक मल्टी मेंबर हो गया, ECI+2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए, मोर कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग की, मतलब अब यहाँ पे सिर्फ ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे और 2 इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 1990s में, यहाँ एम्पावर अंडर TN शेनशाह पीरियड, जो कि 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, असर्टिव लीडरशिप था उनका, ठीक है, ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ट्रांसफॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनटू पावरफुल असर्टिव इंस्टीट्यूशन, एनफोर्स इलेक्टोरल लॉ, एंश्योर अडहेरेंस टू मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। वोटर आईडी का इन्होंने ही इंट्रोडक्शन करवाया था। अभी हम लोग एपिक फॉलो करते हैं ना, वो उस समय वोटर आईडी कार्ड जो नॉर्मली आता था वो आपका ये शेषा TN शेषा ही लाए थे, ठीक है। स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू एक्सपेंडिचर लिमिट, ये बहुत ही ये थे। मॉनिटरिंग क्या है, इलेक्शन, मॉनिटरिंग इलेक्शन, ठीक है। अपॉइंटिंग इलेक्शन ऑफिशियल फ्रॉम अदर स्टेट, ऐसा नहीं है कि सेम स्टेट का इलेक्शन ऑफिसर लगा दिया जाए, वो दूसरे स्टेट से लाते थे। scrubbed several malpractices like bribing, liquor distribution। तो such was the contribution of TN शेषा पीरियड। तो उससे पहले अगर देखा जाए तो सिंगल बॉडी था, फिर मल्टी बॉडी हुआ, फिर एम्पावरमेंट वाला फेज आया, तो फिर आपका TN शेषा। अब हमारा बियॉन्ड 2000 अगर बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा EVM आया, VVPAT मशीन आया, वोटर एजुकेशन है, नेशनल वोटर डे हम लोग मनाते हैं जो कि 25 जैन को है, ठीक है। तो की प्रोविजंस क्या क्या है आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा। 334 क्या, ECI empowered to supervise direct control election of parliament, state president and vice president। 325 क्या करता है, वन जनरल इलेक्टोरल रोल होगा, ठीक है, अनसेंसर्ड होगा, विच इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे नहीं बनेगा। 326 क्या है, इलेक्शन ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव मोर देन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं। आर्टिकल 327 एंड 328 एम्पावर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ रिलेटिंग टू द इलेक्शन, ठीक है। जितना भी आप देखिएगा पंचायती का जो भी स्टेट है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का बहुत ही से होता है। आर्टिकल 329 बास जुडिशियल इंटरफेरेंस, ठीक है, ये हो गया। अब रोल ऑफ ECI क्या क्या है, प्रिपरेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, सुपरविजन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, ये आपका रिकॉग्नाइज तो करता है लेकिन डी रजिस्टर नहीं करता है। एब्जुडिकेटिंग इलेक्शन डिस्प्यूट से अगर आपको पता है अंडर आर्टिकल 102 जो होता है डिस्क्वालिफिकेशन, तो प्रेसिडेंट जो है विथ द रिकमेंडेशन ऑफ ECI ही डिस्क्वालीफाई करते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, वोटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है चैलेंजेस क्या क्या है, रुक जाइए। चैलेंजेस ये हैं, अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द सर्विसेज एज CGI रिप्लेस बाय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। आपको पता है पहले सर्च कमिटी होगी, फिर उसके बाद सिलेक्ट कमिटी होगी, एंड सिलेक्ट कमिटी से ही फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा। तो सर्च कमिटी में अलग होंगे, सर्च कमिटी में PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की भी बात करती है, वोटर फ्रॉड्स है, इलेक्टोरल वायलेंस है जो कि वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वोटर्स बाइंग है। इलेक्टोरल फ्रॉड की आपको बात करें, इस बार की अगर आप बात करें, पिछले बार 2024 में तो कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र का बोल रहा था कि जो मेंबर्स थे उसमें इतने सारे नए थे, पहले नहीं थे वोटर्स रोल में, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन हो जाती है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को भी रोक नहीं पा रहा, आप ये वाला डायग्राम बना देना, ADR का रिपोर्ट लगा देना। पॉलिटिकल प्रेशर है, एलिगेशन ऑफ बायस, इलेक्शन कमीशन डिसीजन, इलेक्शन क्वेश्चन हो ना VVPAT और EVM की बात है, हमेशा ऑपोजिशन बोलता है कि भाई हैक कर लिया, ये कर लिया, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। लैक ऑफ पावर टू डी रिकॉग्नाइज पार्टी, पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करता है जो पावर में है पॉलिटिकल पार्टी उसके फेवर में डिसीजन देने के लिए। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट स्टाफ, मैं पहले भी ये बोल चुकी हूँ कि जैसे कि जब सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहे थे तो 146 के अंदर वो अपना स्टाफ रिक्रूट कर सकते हैं, उनका टर्म्स एंड कंडीशन वो डिसाइड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इंडिपेंडेंस उससे इंटैक्ट रहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है, उनका अपना स्टाफ नहीं है, इसीलिए हम आगे बोलेंगे कि इसका अपना सेक्रेटेरिएट होना चाहिए जहां पे इसके अपने स्टाफ होने चाहिए, ठीक है। तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंट स्टाफ है। अब देखा इलेक्शन जो लगता है तो इलेक्शन ड्यूटी हमारे जैसे आपके जैसे पब्लिक सर्वेंट जो है उनका लगता है, टीचर लगता है कि जो जाते हैं इलेक्शन करवाते हैं।
तो एक तरीके से गवर्नमेंट का ही स्टाफ वो यूज करते हैं, ठीक है। तो रिफॉर्म्स की क्या क्या बात करते हैं, रिफॉर्म स्ट्रेंथन अपॉइंटमेंट प्रोसेस, कलीजियम सिस्टम कौन बोला था, सेकंड एआरसी बोला था कि कलीजियम सिस्टम होना चाहिए। रिस्टोर सीजेआई, मतलब एक इंडिपेंडेंट पार्टी तो होना चाहिए जब आप अपॉइंट कर रहे हो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, ठीक है। इवन अनूप बर्नवाल केस वर्सेस कलीजियम सिस्टम की बात करता है, इलेक्टोरल फाइनेंस की बात करता है तो वही इंद्रजीत दिनेश गोस्वामी कमिटी के बारे में बात करेंगे। एनहांसिंग वोटर पार्टिसिपेशन कैसे है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, सिंप्लीफाई वोटिंग प्रोसेस है, एक्सप्लोरिंग द वे ऑफ लिविंग अब्रॉड है। कहीं ना कहीं वोटर पार्टिसिपेशन की बात करें, अगर अभी बात करो तो लोकसभा का 66% ही टर्नआउट था, बाकी सारे कहाँ गए, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैं हूँ कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन से भी, अगर कोई माइग्रेंट है वो जो काम कर रहा है दिल्ली में, तो उसे वोट आने में बिहार में देने में कितनी तकलीफ की बात है। तो कुछ तो ऐसा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि वो वहीं से आपका इलेक्शन के लिए वोट दे सके। ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो, आधार इंसीडेंट भी कर सकते हो आपका वोटर आईडी। लॉ कमीशन बोला पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या बोला है, जो है आपका वेंकैया चला कमेटी के लिए, कि जो कॉन्विक्ट हो गया है हीनियस क्राइम के लिए उसको जिंदगी भर डिबार्ड कर दो, ठीक है। या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से जो 3 साल से हार रहा है उसे भी डिबार कर दो। तो ये सारे आपका डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। तो आप इसको चैलेंजेस में ऐसे डिवाइड कर सकते हो, चैलेंजेस क्या है, ऑटोनॉमी है, ऑपरेशनल है, इमर्जिंग है। वे फॉरवर्ड भी ऑटोनॉमी, ऑपरेशनल है, इमर्जिंग है। ऑटोनॉमी में क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस आप क्या कर दो, कलीजियम सिस्टम एज पर अनूप बर्नवाल केस, या आपका सेकंड एआरसी के हिसाब से रिमूवल ऑफ ईसी। अब देखिए इलेक्शन कमीशन को तो जैसे सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो हटाया वैसे जा सकता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमीशन जो दो हैं, उनको बस क्या है ना, रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बैठा के हटा दिया जाता है। तो उनको भी ना एक कलीजियम सिस्टम से, या जैसे सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाया जाता है वैसा रिमूवल की बात कर, पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं है, ऑटोनॉमी की बात होगी। ऑपरेशनल का क्या है, डी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। रोल मैनेजमेंट एंड डुप्लीकेट एंट्रीज है, कहा गया है कि जो वेस्ट बंगाल में भी है उसका नाम महाराष्ट्र में भी है, तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। वोटर टर्नआउट 66% है, तो ये आपका इंक्रीज कराना होगा। इमर्जिंग क्या है, सोशल मीडिया, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की बात होती है। तो ऑटोनॉमी क्या है, अनु बल्लवाल केस, और ये है प्रोटेक्शन ऑफ ईसीआई लाइक एससी। इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उनका अपना स्टाफ नहीं है। स्टैट्यूटरी बैकिंग दे देना चाहिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को। वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सपेंडिचर, देखिए अब ऐसा है कि एक कैंडिडेट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ सकता है। आपको याद होगा कि जब पहली बार मोदी जी लड़ रहे थे तो वो गुजरात से भी लड़े थे एंड यूपी से भी लड़े थे, और दोनों जगह जीत गए थे, एंड दोनों जगह भी वो कैंपेन करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि एक कैंडिडेट को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने का मौका देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इमर्जिंग में एआई डिटेक्ट हेट स्पीच के लिए है, फेशियल रिकॉग्निशन है, बोगस वोट को हटाने के लिए है, ठीक है। इलेक्टोरल रिसर्च हब बनाना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं इक्विप करेगा इलेक्शन कमीशन को मॉडर्न डे जो थ्रेट्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है। विजन आप देख लेना। देखिए ये जो है ना इलेक्शन कमीशन ने कैसे इवॉल्व हुआ है, डेमोक्रेसी को एनहांस किया, क्या क्या चीजें हैं जो उसने ये किया। एपिक क्या है, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड है, ईवीएम वीवीपैट आया, सीवीड आया, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्रोग्राम फ्लैगशिप, ये 25 जनवरी को है। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेल, तो ये यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं पोस्ट 2000। आप ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हो। हम लोग देखे थे वन पार्टी सिस्टम, वन 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 पार्टी सिस्टम, फिर मल्टीपल पार्टी सिस्टम, फिर शहंशाह पीरियड एंड पोस्ट शहंशाह आया 2000 वाला, ठीक है। फिर उसके बाद है अवेयरनेस ऑब्जर्वर जो है 16th लोकसभा में आया। इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा है आपका, पीयूसीएल वर्सेस यूआई के केस में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, आपको ये मालूम होगा, ठीक है। रिसेंट जो है अभी पोस्टल बैलेट से, अगर ये एकदम लेटेस्ट है कि 85 ईयर से जो ऊपर है उन्हें पोस्टल बैलेट से इलेक्शन में अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। अब फॉलोइंग कुड बी द मेजर्स, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए आधार वेरीफाइड है, ई वोटिंग किया जा सकता है, इंप्रूव डेटा कलेक्शन एंड मेथड आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग, efficient use of technology, robust IVRS system, interactive voice response system, online grievance redressal होना चाहिए। तो देखिए ये है कि the recent resolution to adopt the pave the way for the policy framework, accessible election होना चाहिए for the future election। तो it is a bulwark of Indian constitutional democracy, hence it should be equipped with the modern day threats and उसको और डीरजिस्टर करने का मौका मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये कुछ कुछ प्रोविजंस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ईसी कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। वैलिड डिसएडवांटेज, तो ये आप पढ़ लेना। पावर्स क्या क्या है एक बार ये पढ़ लो। पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्वासी जुडिशियल है, एडवाइजरी है, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, डिटरमाइनिंग टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करना, प्रोड्यूस करना, रिकॉग्नाइज पार्टी, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। क्वासी जुडिशियल, डिस्प्यूट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिटिकल पार्टी, act as a court matter relating to dispute of election system, disqualify to fail laws and expenditure। फिर उसके बाद एडवाइजरी क्या है, डिस्क्वालीफाई 102 के अंदर, जो कि मैंने बताया प्रेसिडेंट को ये एडवाइजरी रोल है। फिर यही डिसएडवांटेज है, देखिए क्या, कैन नॉट डीरजिस्टर पार्टी, एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी इंडिपेंडेंस को हैम्पर करती है, ठीक है। तो आप देख लो यही सब सेम चीज है, तारकुंडे कमेटी है, गोस्वामी है, इंद्रजीत है, वो स्टेट फंडिंग की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है आपका बीपीएससी में, ठीक है। तो इंडियन कैरेक्टरिस्टिक, अब आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। एडमंड बर्क है, a group of individuals united by shared belief about public interest and national principle, these are called political parties, ठीक है। are central to the functioning of democratic society। तो आप देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में, वन डोमिनेंट पार्टी है, अभी देख लीजिए, लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी एक्सेप्ट बीजेपी एंड सीपीआई, अगर देखिए तो कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। कांग्रेस का उठा लीजिए तो कोई आइडियोलॉजी है, बीजेपी का तो कम से कम है, चलिए हिंदुत्व है, हम हिंदू को ये करेंगे, सीपीआई का एकदम लेफ्टिस्ट है, तो उनका क्लियर आइडियोलॉजी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टीज जो है उनका कुछ क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है, पर्सनालिटी कल्ट है। जैसे बीजेपी के मोदी जी हैं, अगर आप वैसे ही साउथ में चले जाओ तो आपका स्टालिन है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ओडिशा में बात करो तो बीजू पटनायक जी थे, ठीक है। तो वो पर्सनालिटी से एक लिंक्ड रहता है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर, वही कास्ट क्रीड के बेसिस पे आपका बेस्ड है। फैक्शन एंड डिफेक्शन, आपको पता है कि बहुत ही फैक्शन एंड डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, आया राम गया राम एक कहा गया था, वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था एंटी डिफेक्शन के लिए। तो उसका भी हम एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे, क्या क्या एक्सेप्शंस था वो भी हम लोगों ने देखा था कि अच्छा 2/3 हट के चला जाता है तो वो डिफेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या इफेक्टिव रहा है, नहीं रहा है, ठीक है। एंड उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी ना कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी को हैम्पर करता है, विप अगर ला दिया तो वो दिक्कत है। तो फैक्शन एंड डिफेक्शन है, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन है, अभी तो इफेक्टिव थोड़ा ऑपोजिशन आ गया है, लेकिन पिछले 2 टर्म से हमारा कोई इफेक्टिव ऑपोजिशन नहीं था। रीजनल पार्टीज जो है ये आप याद करके रखना, अगर कोई भी पॉलिटिकल रीजनल पार्टी के बारे में आए तो उसका एक फंक्शनल एस्पेक्ट होता है, एक डिसफंक्शनल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। एंड रीजनल पार्टीज क्या होता है, रीजनल पार्टीज वो होता है जो पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे डीएमके है, आरजेडी है, जेडीयू है, सो ये सब रीजनल पार्टी है, ये सब नेशनल पार्टी नहीं है। आर्टिकुलेट रीजनल इंटरेस्ट एंड आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर कल्चर। अब जैसे कि डीएमके है या एआईडीएमके, वो तमिलनाडु में वो द्रविड़ा के बारे में बोलते हैं, वो तमिलियंस के बारे में बोलते हैं। आरजेडी है या जो आपके जेडीयू है तो वो कहीं ना कहीं दलित से एसोसिएट करते हैं, पिछड़े वर्ग से एसोसिएट करते हैं, पर्टिकुलर कल्चर या कास्ट से होते हैं। कंसर्न विथ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, उनका बहुत बड़ा सोच नहीं है, वो सोचते हैं कि बस हम स्टेट का मालिक बन जाए। नो इंक्लिनेशन टू एक्सपैंड कंट्री वाइज, उनका कुछ इंक्लिनेशन भी नहीं रहता है कि हम एक्सपैंड करें। या ममता बनर्जी का आप वो पार्टी देख लीजिए, टीएमसी, ठीक है। और ये एनहांस करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फंक्शनल एस्पेक्ट में देखते हैं, बेटर गवर्नेंस एंड स्टेबल स्टेट है, फेडरलिज्म को एनहांस करता है कि सेंट्रल लेवल पे कोई और पार्टी है, रीजनल पार्टी है तो एनहांस फेडरलिज्म है। स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन है, कहीं ना कहीं आपका जब स्टेट में अगर अलग पार्टी है, रीजनल पार्टी है, तो वो सेंटर स्टेट रिलेशन को काफी इंटैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। पॉलिटिक्स मोर कॉम्पिटेटिव एंड मोर पार्टिसिपेटिव हो जाती है, कि मतलब आपस में रीजनल पार्टी भी लड़ते हैं कि भाई हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इवन आपका सेंटर से भी compete करता है, क्योंकि साउथ वाला स्टेट बोलता है कि भाई सेंटर जो पॉलिसी ला रहे हैं वो तो ऑलरेडी हम इंप्लीमेंट कर दिए हैं, इसीलिए हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आयुष्मान भारत वाला जो स्कीम है, तो उड़ीसा पहले से ही उसके पास कुछ ऑलरेडी स्कीम्स है। मिड डे मील स्कीम है जो ऑलरेडी तमिलनाडु से ही अडॉप्टेड है, तो वो चीजें हो जाती है। वाइडर चॉइस टू वोटर्स, अब सपोजिटली सेंटर पे भी एक रहता है, रीजनल पे भी एक ही रहता, सिर्फ कांग्रेस रहती या बीजेपी रहती तो कितना ही वोटर चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि अब इतने सारे रीजनल पार्टीज हैं तो वोटर्स के पास काफी बड़े चॉइसेस है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ता है। अब देखिए जैसे कि रीजनल पार्टी है तो वो पर्टिकुलर कल्चर कास्ट से भी आइडेंटिफाई करती है कभी कभी, तो वो कॉन्शियसनेस को आर्टिकुलेट करने में हेल्प करती है। अगर वो चीजें कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होती तो कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस भी थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं थी, वो भी असर्ट नहीं कर पाते मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिनेरियो में, इसीलिए उनका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी है वो भी प्रोटेक्ट करेंगे।
एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी एनहांस करेंगे। डिसफंक्शनल आपको पता है पेरोशियल आउटलुक है, वो बस अपना ही अपना देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रीजनलिज्म इंक्रीज हो सकता है, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका। अभी आपको पता है कि अरे कन्नडिका बोलो तभी नहीं तो पीटेंगे, या मराठी बोलो तभी होंगे। तो कहीं ना कहीं ये रीजनलिज्म को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। करप्शन एंड फेवरेटिज्म है, आपको पता है स्टेट लेवल पे ज्यादा करप्शन एंड फेवरेटिज्म होता है। जो परिवारवाद बोलते हैं तो वो परिवारवाद यहाँ पे भी होता है, रीजनल पार्टी में होता है। एंड वो एनमास करते हैं काफी वेल्थ, और वो एक ही फैमिली को फेवर करता है। एंटी डिफेक्शन भी काफी ज्यादा होने लगती है, कभी इधर से उधर हो सकते हैं। महाराष्ट्र इज द गुड एग्जाम्पल, जहां पे आपका शिवसेना भी 2 शिवसेना हो गया, एनसीपी भी 2 एनसीपी हो गया। तो ये चीज है एंटी डिफेक्शन, ये काफी फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल है। इलेक्शन डायनेमिक्स अगर देखें, कांग्रेस सिस्टम 52 से 67 तक रहा, सेकंड पार्टी सिस्टम है, मतलब आईएनसी डोमिनेट किया, लेकिन थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बढ़ने लगा, जनता पार्टी आ गया। थर्ड पार्टी 89 से 2000 कोलिएशन गवर्नमेंट हुआ, एंड फोर्थ पार्टी सिस्टम है, बीजेपी का लीडर हुआ। तो ये कुछ इलेक्टोरल डायनेमिक्स है। चैलेंजेस फेसिंग बाय द पॉलिटिकल पार्टी, डायनेस्टिक पॉलिसी है भाई, परिवारवाद की जो बातें हम करते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टीज में है आपका। अगर आप देख लो कांग्रेस, जिसको कहा जाता है परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, साउथ में भी ये डीएमके है, स्टालिन है तो उसका बेटा है, तो वही आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी आरजेडी में भी अगर लालू यादव हैं तो उनके बेटे हैं। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं ये एक फेसिंग है, चैलेंजेस है। ये कास्ट एंड कम्युनल पॉलिटिक्स आपको पता है, सोशल क्लीवेज क्रिएट करता है, ये कास्ट को अगेंस्ट में ये पिच करता है, ठीक है। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है, वोटर बाइंग, इलेक्शन वायलेंस। पंचायत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है फैक्ट है, पंचायत इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में, 9.5% जो सीट्स था ना, 73,800 सीट, जो 9.5% जो है वो अनकंटेस्टेड था, ठीक है। आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस नहीं, स्पेशली रीजनल ऑफन प्रायोरिटाइज इलेक्टोरल सक्सेस ओवर कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी पोजीशन। मतलब वो चेंज करते रहते हैं अपना, क्योंकि उनका कुछ कोहेरेंस नहीं रहता। वे फॉरवर्ड क्या है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करेंगे, वोटर एजुकेशन को बढ़ाने की बात करेंगे, ईसीआई को ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है, डी रजिस्टर करने की पार्टी है, कॉन्विक्ट्स को भी हटाने की बात करेंगे, ठीक है। गो बियॉन्ड द मतलब पॉलिटिकल पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए एक्चुअली इसमें, बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स या कास्ट एंड क्रीड के बारे में जब हम ये करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं बॉडीज में, ठीक है। अब तो इलेक्शन कमीशन हो गया, अब बॉडीज में आते हैं। कैग इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, आप पढ़ लेना, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ। कैग कैग वैसे कुछ खास है नहीं, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि ये जीएस2 का कोर पार्ट में आता है। तो कैग इज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ये किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था। तो अगर आप उसका इवोल्यूशन देखोगे तो ऐसे 1935 में 148 है, 149, 151, शेड्यूल 3 में ओथ लिया जाता है। कैग का फंक्शन क्या है, सुप्रीम ऑडिटर है, बीकन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, फोस्टर फेडरलिज्म है, प्रमोट गुड गवर्नेंस है। आप सोचो ये कैसे फेडरलिज्म को एनहांस करता है कैग, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या क्या करता है, अप्रोप्रिएशन ऑडिट करता है, रेगुलरिटी ओशन करता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट करता है, एफिशिएंसी ऑडिट करता है, परफॉर्मेंस ऑडिट करता है, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट करता है। आई थिंक ये 279 है या 249 आर्टिकल है, एक बार देख लेना आप, ठीक है। अटेस्ट फंक्शन है, शायद मैं लिखी होंगी कहीं ना कहीं, एक सेकेंड। तो अटेस्ट फंक्शन है, ऊपर ही होगा शायद फिर तो, हाँ 279 है आपका, सर्टिफाइड नेट प्रोसीड। तो ये फाइनेंशियल अटेस्ट फंक्शन है, ठीक है। कंप्लायंस ऑडिट है। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू डोंट गो इनटू कि हाँ ये पैसा खर्च किया, क्या ये सही तरीके से पैसा, गोज इनटू द इंटेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सारे ऑडिट करता है। क्या फंक्शन आपको पता है, ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स है, ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंटीजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एंटरप्राइज, ऑडिट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑफ द बॉडीज ऑथराइज। यहाँ पे केस स्टडीज है, आप पढ़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। स्पेशल ऑडिट भी करवाता है, एडवाइजरी रोल भी है, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट एंड असिस्ट पैक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद है रिपोर्ट सबमिशन है, सेवरल है। अब एस सुब्रमण्यम बालाजी टीएन है कि कैग कैन ओनली ऑडिट आफ्टर एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड नॉट बिफोर इट, ठीक है। ये सुब्रमण्यम बालाजी के केस में स्कैम्स को क्या क्या वो रीओपन किया था। 2G स्कैम है, आपको पता है। टी राजा था जो कि टेलीकॉम, ए राजा थे जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर थे, 1.76 लाख करोड़। अंतरिक्ष देवदास डील स्कैम जो है वो भी है, कोल ब्लॉक एलोकेशन है। तो ये सारे कुछ कुछ जो है स्कैम्स अनअर्दन बाय कैग हैं, ठीक है। फिर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अपॉइंटमेंट इन द सर्विस कंट्रीब्यूशन, ओपेक है। देखिए जनरली क्या है ना, कैग में ना फॉर्मर जो आईएएस होते हैं उन्हें ही कैग बना दिया जाता है, तो उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती है। तो विनोद राय जो फॉर्मर कैग थे, एज अ चेयरमैन ऑफ बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो बना दिया गया। विनोद राय थोड़े से टेंटेड फिगर है इस वजह से, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अपॉइंटिंग इंडिविजुअल विद द प्रीवियस गवर्नमेंट रोल टू द कैग, जैसे शशिकांत शर्मा है,
डिफेंस सेक्रेटरी थे, फिर कैग के फिर वो कैग बन गए। पहले वो डिफेंस, आप समझ रहे हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे है, कि शशिकांत शर्मा थे, पहले वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, जितने भी डिफेंस में लेन देन हो रहा था, पार्टी हो रहा था, वो सारी चीजें वो देख रहे थे, फिर उन्हें कैग बना दिया। मतलब समझ लो कि जो उनके पीरियड में डिफेंस प्रोक्योरमेंट हुई है, अब उसका ऑडिट वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इनएडिक्वेट प्रोफेशनल है 14 आउट ऑफ 14 कैग, ओनली 3 फ्रॉम 3 आईएएस कैटेगरी है। देखिए सब आईएएस है, आईएएस इंडियन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज से सिर्फ 3 ही बने हैं। नो वेल डेलिब्रेट इन पार्लियामेंट, क्योंकि वो देखिए 20-25 रिपोर्ट लाते हैं, वो भी 200 पेज का, तो डेलिब्रेशन नहीं होता पार्लियामेंट में। लीगल पावर टू द स्टेट ऑडिट नहीं है, लैक्स लीगल स्टेटस है। देखिए स्टेट जो स्टेट अकाउंटिंग जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, आपको मालूम है, तो वो कहीं ना कहीं लीगल बैकिंग कम है। नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। अगर यहाँ पे बिहार की बात करें तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके मैनुअली मेंटेन्ड होते हैं, ऑडिट भी वैसे ही होता है। इनएडिक्वेट लीगल अथॉरिटी, कैग लैक्स द लीगल पावर टू एनफोर्स कंप्लायंसेस, कंप्लायंस नहीं करवा। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, ओनली 1 पर्सन है, कैग जो है ओनली 1 पर्सन है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में आप पढ़ लेना। सिलेक्शन कमेटी से कनाडा मॉडल कर लो, मल्टी मेंबर पार्टी बना दो। ठीक है, स्ट्रेंथिंग स्टेट लेवल ऑडिट है, ग्रांट एडजुडिकेटिंग पावर है कि उसको रिकॉल कर ले, रिकवर कर ले, पेनलाइज फॉर नॉन कंप्लायंस है, मॉडर्नाइजेशन, तो आप ये पढ़ लेना। फाइनेंस कमीशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है अरविंद पनागरिया के अंदर बना हुआ है। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर बनता है, सॉरी 280 के अंदर बनता है, एंड आई थिंक 243 आई और वाई के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है। ठीक है, वो तो पंचायती राज के साथ है। सेस एंड चार्जेस डेवलप, देखिए डेवलप, क्योंकि डेवलप स्टेट डिससेटिस्फाई है, ये क्या बोलते हैं कि हम इन्हें जब ये हम 1 रुपया खर्चते हैं तो हमें सिर्फ 29 पैसे मिलते हैं, और ये 1 रुपया खर्चते हैं तो इन्हें 7 रुपया मिलता है। तो ये तमिलनाडु का जो है वो थेसिस है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, देखिए अब अरविंद पनगरिया बने हैं 2026 से लेके 2031 तक, तो उनके आगे चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। जब 16th फाइनेंस कमीशन की हम बात करते हैं तो उनके पास क्या है, इरोजन ऑफ डिविजनल पूल है, बिकॉज शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्जेस विच इज 19% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। स्टेट का जो है ना, आपको मालूम होगा कि सरचार्ज जो है वो डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल, आप ये समझो कि जो सरचार्ज है वो डिविजिबल पूल है, उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, वो सेंटर के पास ही पूरा रिटेन रहता है, और बाकी जो रेवेन्यूज हैं वो डिविजिबल पूल का पार्ट फॉर्म करते हैं। आपको पता है लेवी कौन करता है, और फिर कलेक्ट कौन करता है, अपॉर्शनमेंट कौन करता है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो जो सरचार्ज है ना वही इंक्रीज होते जा रहा है रेवेन्यू में, एंड जो अदर एस्पेक्ट हैं जो कि डिविजिबल पूल का पार्ट है वो घटते जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विटी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेरी हाई। तमिलनाडु पर कैपिटा कितना है, 3 लाख के करीब है, बिहार का सिर्फ 60,000 है। तो ये भी हॉरिजॉन्टल इक्विटी मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन डिक्लाइन ऑफ सर्टेन स्टेट है, तमिलनाडु वाला वही 29 पैसे है। कंप्लेक्सिटी इन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर्मूला पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पढ़ा था ना, आप एक बार वो ध्यान से करंट अफेयर्स में जाके पढ़ लेना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिहार को डिनाई कर दिया गया, बिहार हमेशा उसको बोलते जाता है। वो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में आया था। ठीक है, वहां पे शायद गडगिल फॉर्मूला यूज होता है, जहां पे 4-5 कंडीशन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आई थिंक कोई फॉर्मर आरबीआई थे, सुब्रमण्यम जो थे, या आई थिंक कोई थे जिन्होंने एक मिक्स्ड फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, रिवीजन ऑफ वर्टिकल डेवोल्यूशन है, स्टेट शेयर को बढ़ाया जाए। हॉरिजॉन्टल इक्विटी है, टू कंपनसेट स्टेट विद द डिक्लाइनिंग जो चीजें हैं, शेयर्स है। फिर उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ नेट प्रोसीड है। फिर उसके बाद स्टेट वाइज फिजिकल एनालिसिस है। देखिए एक वन फिट साइज ऑल हम लोग नहीं कर सकते इंडिया के केस में, क्योंकि फिजिकली भी हम लोग बहुत ही डिफरेंट है, कल्चरली भी हम लोग बहुत ही डिफरेंट है। इसीलिए कहीं ना कहीं डिवोल्यूशन जो है ना इक्विटी बेसिस पे होना चाहिए। अब हम लोग तो कर दिए कि 45% पॉपुलेशन पे होगा, इकोलॉजी पे होगा, अगर आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस पता है तो। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखिए, इनकम डिस्टेंस से 45% हो जाता है, तो यहाँ बिहार को फायदा हो जाएगा, तमिलनाडु को लॉस हो जाएगा। पॉपुलेशन में भी यहाँ पे उसको फायदा हो जाएगा, तमिलनाडु को ये हो जाएगा। एरिया 15% है, चलिए दोनों को इक्विवेलेंट होगा। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी होगा तो ये तमिलनाडु को होगा, बिहार को नहीं होगा। तो एक वन फिट साइज ऑल नहीं होगा, अलग अलग स्टेट्स के लिए कुछ अलग अलग ऐसे फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं। तो ये आप फाइनेंस कमीशन का पढ़ लेना। इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि फाइनेंस कमीशन का कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, दैट इज 1+4, एंड क्वालिफिकेशन इट इज बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एंड एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ने आपको क्या क्या बताया है, आप देख लीजिएगा। फंक्शंस क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स है। ठीक है, ऑगमेंट द फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, तो ये सब कुछ जानते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन का कुछ दिया हुआ है, आप ये एनके सिंह थे, जैसे अभी अरविंद पनागरिया है, तो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था, वर्टिकल डेवोल्यूशन 41% था, पहले 42% था, वो डिक्रीज कर दिया गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बन गए थे। ठीक है,
फिर उसके बाद आप ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 16th वाला अब आ गया, लेकिन ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जरूर आप याद कर लेना, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि आपको पता है बिहार में जब बीपीएससी ये हो रहा था, तो जब उन पे वाटर कैनन चलाया गया था तब उन्होंने कॉग्निजेंस लिया था, ठीक है। तो पेरिस प्रिंसिपल की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, मैं ज्यादा कुछ इसको डिटेल में बताऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ही एनालिटिकल नहीं है, आपको भी मालूम है बहुत ही जेनरिक प्रॉब्लम्स है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 93 के हिसाब से बेस्ड ऑन द पेरिस प्रिंसिपल ऑफ यूएनजीए है। कॉम्पोजिशन क्या है, चेयर प्लस 5 मेंबर्स है प्लस 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या क्या होंगे, देखिए जो चाइल्ड के हैं, जो वुमेन के हैं, जो माइनॉरिटीज के हैं, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है। कमिटी कौन से हैं, कौन अपॉइंट करेंगे ये सब मेंबर को, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। ये कमिटी रहेगी सिलेक्ट कमिटी, ठीक है। तो इसमें 6 मेंबर है, ये हो गया। मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, 1 सुप्रीम कोर्ट जज रहता है, 1 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या 3 एक्सपीरियंस इन एचआर, 1 शुड बी द फीमेल है। ये जो मेंबर की बात की गई है ना यहाँ 5 लोगों की, तो 1 सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा और 3 एक्सपीरियंस इन एचआर, और इसमें से 3 में से एक वुमेन रहेगी। सैलरी इक्विवेलेंट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी ऑफ द चेयर क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ द चेयर है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। टर्म आपका 3 इयर्स है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है, रिमूवल, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। फंक्शंस आपको पता है, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। तो देख लीजिए सक्सेसेस क्या क्या है, देखिए ये है अंडरटेक प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टडी इंटरवेंशन ऑफ, ये है विजिट जेल्स एंड डिटेंशन सेंटर है, प्रमोट अवेयरनेस है, प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू विक्टिम, रैपिड एक्शन सेल है, एनकरेज एनजीओ है। तो सक्सेसेस क्या है, गेन पब्लिक ट्रस्ट है, एज 400 कंप्लेंट्स पर डे रिसीव करता है एनएचआरसी। अपॉइंटेड स्पेशल रैप्चर, ठीक है। फिर स्पेशल ऑफिसर्स फॉर प्रोटेक्शन है, रोल ऑफ लीगल रिफॉर्म है, आपको पता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में कहीं ना कहीं एनआरसी या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है। एससी रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ एनएचआरसी इन डीके बासु केस, आपको पता है ये प्रिजन रिफॉर्म के लिए डीके बासु केस है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी है थ्रू राइट बेस्ड करिकुलम है, एमओयू विद एनसीईआरटी एंड यूजीसी है। तो ये सारे सक्सेसेस है। इशू क्या क्या है, लिमिटेड पावर है, रिकमेंडेटरी इन नेचर है। देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आएगी, चाहे वो बैकवर्ड कमीशन की आए, चाहे एसटी की आए, चाहे ओबीसी की आए, सब रिकमेंडेटरी इन नेचर है। आपको पता है हम लोग जब कमिटीज पढ़ रहे थे, चाहे एस्टिमेट कमिटी पढ़ रहे थे, पब्लिक अकाउंट कमिटी पढ़ रहे थे, या अंडरटेकिंग वाला कमिटी पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे थे कि इट इज जस्ट अ पोस्टमार्टम एंड इट इज रिकमेंडेटरी इन नेचर। तो कोई भी बॉडी आए तो बहुत कम ही ऐसी बॉडी है जिसका मैंडेटरी है, सारे हैं जो कि एडवाइजरी इन नेचर है, रिकमेंडेटरी कंस्ट्रेन है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन कॉम्पोजिशन है, जुडिशियल फोकस रादर देन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। मतलब ह्यूमन राइट्स पे, मतलब देखिएगा ना, चेयरपर्सन क्या है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। मेंबर्स में देखिए तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, 3 मेंबर्स है, बल्कि ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए जो कि ह्यूमन राइट्स में उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। इंडिपेंडेंस की भी आप बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट आपको पता है कि भाई फंड फंक्शन एंड फंक्शनरी तो नहीं होगा, 400 केस पर डे आती है, सिंगल बॉडी है, बजट कम है, अमेंडमेंट 2019 का है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस को हैम्पर करती है। अवेयरनेस एंड एक्सेबिलिटी है, दिल्ली नो स्टेट लेवल है, टेक केसेस ऑन द मीडिया रिपोर्ट नोट फील्ड वर्क। देखिए एनएचआरसी का क्या है ना कि जब भी कुछ बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है कोई केस में, तभी वो केस उठाती है, ऐसा कुछ उसका अपना टीम नहीं है जो फील्ड वर्क पे काम कर रही है। कैनॉट चैलेंज द पर्सनल लॉ पेंडेंसीज एंड डिलेज है, रिफॉर्म्स है, स्ट्रेंथ एंड पावर, आप पढ़ लेना, जेनरिक है, यही चीज है, ठीक है। तो एनएचआरसी वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ऐसी अपहेल्ड दैट एनएचआरसी पावर टू अप्रोच कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट, एनएचआरसी एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। एनएचआरसी हैज अ मॉनिटरिंग रोल, जैसे बॉन्डेड लेबर के केस में, पीयूसीएल वर्सेस यूआई के केस में। लोकपाल एंड लोकायुक्त है आप ये पढ़ लेना, लोकपाल लोकायुक्त आपका 2013 के एक्ट से है, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड एआरसी स्टार्टेड इन द स्वीडन, नो सिंगल पर्सन प्रोसिक्यूटेड अंडर लोकपाल एक्ट है, ठीक है। पार्लियामेंट आप ये पढ़ लेना, आप कॉम्पोजिशन आपको पता है 1+8 है, 50% जुडिशियल, 50% एसटी एससी एंड वुमेन के है, ठीक है। लोकायुक्त और लोकपाल में ये डिफरेंस है ना, देखिए लोकायुक्त ना कुछ ऐसा फिक्स उसका स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप देखोगे कर्नाटका या महाराष्ट्र में, वहां लोकायुक्त है, उप लोकायुक्त है, कहीं पे सिर्फ लोकायुक्त है, तो वो स्टेट लेवल पे है, वो स्टेट पे ही डिपेंड करता है, इसीलिए वो वेरी करता है, वो उसका कोई सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। वैसे ही लोकपाल की बात करें, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट है, इनका भी सिलेक्शन कमिटी है, 1 एमिनेंट जूरीज नॉमिनेटेड बाय टर्म्स 5 ईयर है, हम लोग एनएचआरसी का 3 ईयर देखे थे, 70 ईयर्स है।
रिमूवल है आपका ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ये है रीअपॉइंटमेंट नो है, सेम एप सुप्रीम कोर्ट जज है, इनका स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करेगा। फंक्शन क्या क्या है, इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ करप्शन, पीएम एमपी, ठीक है। फिर उसके बाद हैज पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर सीबीआई, कॉन्स्टिफिकेट एसेट एंड प्रोसीड्स, कैन रिकमेंड ट्रांसफर सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है ऑफ 2013 फर्स्ट लोकपाल, देखिए क्या है 2013 में एक्ट आया था लेकिन 2019 में पहले लोकपाल अपॉइंट हुए थे, ठीक है। इंडिपेंडेंस है, फिर इनएडिक्वेट विशल ब्लोअर है, आपको पता है कि मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट लाइक मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ में, आपको मालूम है कि वो लोकल गवर्नमेंट कोई वहां पे रोड बनाया था, उस पे उसने वीडियो बनाई थी, तो उसका मर्डर हो गया था, उसको सीमेंट करके पानी के टंकी में उसको जमा दिया गया था और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो कहीं ना कहीं विशल ब्लोअर को प्रोटेक्शन है नहीं, ठीक है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी है, आपको पता है सैंक्शन स्ट्रेंथ 82 है, ओनली 32 है, ये स्ट्रेंथ पे हम लोगों ने कहीं और भी पढ़ा था ना, सीआईसी और एसआईसी जब राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो 14 वेकेंट थी 28 में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम लोकपाल, आपको पता है ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज हम जब पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट का तब था, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना, वे फॉरवर्ड भी जो है मोटा मोटी वही है, स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क है, इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, विशल ब्योहर एक्ट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, ठीक है। एक और डिसएडवांटेज यही है कि नो एनोनिमस कंप्लेन, जो आपका जो लोकपाल में है ना, अगर मैं करना चाहती हूँ, मैंने डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ कि हाँ ठीक है मेरा नाम शिखा है, तो वहां पे आप एनोनिमस कंप्लेन नहीं कर सकते। 7 साल तक का ही केस को, सपोजिटली अभी 2025 है तो 25 से मतलब वो 2018 से पहले का केस नहीं खोल सकता है। हैवी पनिशमेंट फॉर फ्रिवलेस कंप्लेन है, ये बहुत ही डिसएडवांटेज वाला चीज है। सेकंड एआरसी क्या बोलता है कि पीएम आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ लोकपाल अंडरमाइन पीएम कैपेसिटी, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी आया है, 11th ऑल इंडिया लोकायुक्त कॉन्फ्रेंस जो 2012 में थे, उसकी स्टडी है कि मेक लोकायुक्ता नोडल एजेंसी टू रिसीव ऑल करप्शन कंप्लेन, ब्रिंग ब्यूरोक्रेट्स अंडर लोकायुक्ता, ठीक है। लोकायुक्त जो स्टेट लेवल की बात है, अकॉर्ड पावर ऑफ सर्च एंड सीजर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट, ब्रिंग एनजीओ फंडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर लोकायुक्ता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, पब्लिकस कॉमलियस टेलिटस, द मोर करप्ट द स्टेट द मोर द लॉ, मतलब ये कहा है कि इसको हटाने के लिए लोकपाल लोकायुक्त बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, एंड ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक अवेलेबल है। अभी मैं थोड़ा करंट अफेयर्स जो आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, जैसे कि आरटीआई मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। तो वैसे ही प्रीवियस आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देख लेना, वहां एक दो चीजें हैं जो मैंने करा रखी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का भी करवा चुके हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, लखपति दीदीज के बारे में करवा चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एंड पॉलिटी से कुछ इक्का दुक्का अगर रह गई है करंट अफेयर्स में करवाने के लिए, बिकॉज मेजोरिटी चीजें तो यहाँ कवर हो गई, जैसे डिलिमिटेशन है, इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। जैसे अब वायु विधेयक बिल है, तो वो सब जो स्पेसिफिकली बिल्स हैं वो कवर करूंगी आने वाले क्लासेस में।